वो इस प्रश्न में कहते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र का प्लेट क्षेत्रफल ए है, प्लेटों का जो क्षेत्रफल है वो ए है। यदि हम इसे a/2 क्षेत्रफल वाले दो संधारित्रों का संयोग माने तो ये संधारित्र श्रेणीबद्ध होंगे अथवा समांतर क्रम में। तो संधारित्र की प्लेटों में दो प्लेटें होती है संधारित्र की। मान लीजिए पहली प्लेट ये हो गई है इसके, दूसरी प्लेट क्या हो गई है, इसको x मानो, इसको y मानो। तो क्या कर रहे हैं, प्लेटों का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल तो होगा। प्लेटों का प्रारंभिक क्षेत्रफल यहाँ पर उन्होंने दर्शाया है कितना, a1 अपॉन a तथा a2 अपॉन a/2। उन्होंने कहा है कि अगर हम इस संधारित्र को a/2 वाले दो संयोग माने तो ये जो संयोग होगा इनके संधारित्रों का वो कैसा होगा, क्योंकि जब क्षेत्रफल इसका आधा कर देंगे, क्षेत्रफल आधा करने का मतलब है कि इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करना, प्लेटों के बीच की दूरी को आधा करना। क्यों आधा करना, क्योंकि भैया लंबाई तो आधी नहीं कर सकते, लंबाई आधी नहीं कर सकते, उसकी चौड़ाई आधी कर सकते। क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, प्लेटों का क्षेत्रफल क्या बनेगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई कितनी रहेगी प्लेटों के बीच, भाई जितनी प्लेट लंबी है उतनी लंबाई रहेगी, तो लंबाई को घटा नहीं सकते, लेकिन चौड़ाई आधी हो जाएगी। चौड़ाई आधी होने से क्या बनेगा, जब चौड़ाई उसकी आधी कर देंगे यानी प्लेटों के बीच की दूरी आप d/2 कर देंगे तो उसकी चौड़ाई कैसे हो जाएगी, वो आधी हो जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या बनेगा, एक तीसरी लाइन आप यहाँ पर खींच सकते हैं। अब इस कंडीशन में दो संधारित्रों का संयोग हो जाएगा, दो संधारित्रों का संयोग हो जाएगा। दो संधारित्र में पहले की धारिता आप C1 मान सकते हैं, दूसरे की आप C2 मान सकते हैं। और यदि आप इस तरह से देखेंगे ये दोनों संधारित्र में x और y दो प्लेटें हैं, लेकिन बीच की जो प्लेट है वो कॉमन है दोनों में, और ये समांतर संयोग से संबंधित है, समांतर संयोग से संबंधित है। समांतर संयोग है जिसकी धारिता क्या हो जाएगी, C=C1 + C2 हो जाएगी, C=C1 + C2। अब C1 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सूत्र प्रयोग करेंगे ε0 a/d, ε0 a/d। a के स्थान पर क्या आ जाएगा, a2 आ जाएगा, और इसकी वैल्यू कितनी है a/2, a/2 जो 2 है वो यहाँ पर आ गया मान लीजिए, फिर ऐसे यहाँ पर ε0 a/2d हो जाएगा। दोनों की धारिता बिल्कुल बराबर बराबर रहेगी। क्यों रहेगी, क्योंकि a2 = a/2 क्या है, बिल्कुल बराबर बराबर, a/3 या a/4 में क्या होने, बिल्कुल बराबर बराबर भागों में इस दूरी को बांटा है। बराबर बराबर भागों में इस दूरी को बांटने का मतलब ये है कि धारिता बराबर बराबर बनी रहे बाद में दोनों संधारित्रों की, ठीक है। तो इनको a/2 वाले पदों में इस तरह से भी तोड़ सकते थे, इसके अकॉर्डिंग आप करोगे तो ये उत्पन्न होता है, और उसके अकॉर्डिंग भी आप करोगे तो भी आप वो ही उत्पन्न होगा। ये प्लेट x हो गई, ये प्लेट y हो गई। अगर लंबाई को स्थिर रखते हैं, लंबाई को स्थिर रखते हैं तो चौड़ाई आपको आधी करनी पड़ेगी, जिससे क्षेत्रफल आधा हो जाएगा। और यदि आप चौड़ाई को स्थिर रखते हैं, चौड़ाई को स्थिर रखते हैं तो उसकी लंबाई को आधा करना होगा। लंबाई को क्या करना पड़ेगा, आधा करना पड़ेगा, जिससे कि उसका क्षेत्रफल आधा रह जाएगा। अब हम यदि लंबाई को आधा कर देंगे तो भी इसकी धारिता परिवर्तित हो जाती है, धारिता परिवर्तित हो जाती है। और ये एक संयोग बनेगा आपका C1, ये बनेगा C2, C1 C2 दो संधारित्र हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में अगर इसकी लंबाई को दो भागों में बांट दें चौड़ाई को स्थिर रखते हुए, चौड़ाई को स्थिर रखते हुए, तो ये चित्र आपका उत्पन्न होता है C1 C2 वाला। अब भी कौन से क्रम में हो जाते हैं, समांतर क्रम में हो जाते हैं, जिसका सूत्र क्या बनेगा, ε0 a/2d + ε0 a/2d। आधा ये कितना हो गया, पूरा 1 हो गया, पूरा कितना हो गया, ये 1 हो गया, यानी ε0 a/d ये हो जाएगा।
चलते हैं अगले प्रश्न में। वो कहते हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित 3 प्लेटों की धारिता है। 3 प्लेटों की धारिता ज्ञात कीजिए। ठीक है, 3 प्लेटों को जोड़ा है उन्होंने चित्र के अनुसार। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर तथा 2 संलग्न प्लेटों के बीच की दूरी d है, d मीटर है। ऊपर तथा नीचे की प्लेटें एक तार से जोड़ी गई हैं। ठीक है, तो पूछते हैं इस संयोग की धारिता कितनी होगी। तो चित्र बना लेंगे। चित्र कैसे बनेगा, दे रखा है। ये मान लीजिए संधारित्र की प्रथम प्लेट है। ठीक है, प्रथम प्लेट हो गई है, ये संधारित्र की दूसरी प्लेट हो गई है, ये संधारित्र की बीचों बीच वाली प्लेट हो गई है। इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है ना। बीच की दूरी कितनी है, d। ये भी d है और ये भी कितनी है, d है। बिल्कुल बराबर बराबर दूरी है दोनों प्लेटों के बीच में, बिल्कुल बराबर बराबर। ठीक है, क्या किया है इन्होंने, ऊपर और नीचे वाली प्लेटों को तार से जोड़ दिया है। ऊपर और नीचे वाली प्लेटों को किससे जोड़ दिया, तार से जोड़ दिया है। अब जो उसका बैटरी का, मान लीजिए इसको एक तार द्वारा अगर आप जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं ये वाला चित्र उत्पन्न होगा। बैटरी लगाएंगे। अब इस वाले को, ये जो तार था, आप इसको इस बैटरी से संबंधित कर दीजिए तो क्या होगा, परिपथ अभी अपूर्ण रहेगा। उनकी दोनों प्लेटें, जो कॉमन प्लेट है बीच वाली, वो प्लेट तो अभी बच रही है। उस प्लेट का संबंध आपको बैटरी की ऋण प्लेट से करना होगा। बैटरी की किससे, ऋण प्लेट से करना होगा। अब ये परिपथ बिल्कुल पूर्ण हो चुका है। परिपथ कैसा हो चुका है, पूर्ण हो चुका है। इस कंडीशन में प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उन्होंने दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। यानी जो तीनों प्लेटें आपने यहाँ पर प्रयोग की हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन प्लेटों का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है। हमने बाहर से क्या किया है, बैटरी लगाई है अपनी तरफ से समझने के लिए केवल। क्यों समझने के लिए, क्योंकि भैया ऊपर और नीचे वाली प्लेटों को तार द्वारा जोड़ दिया है उन्होंने। तो जब तार द्वारा जोड़ देंगे तो इसका संबंध एक बैटरी से नहीं कर सकते हैं, समझने के लिए। अब बैटरी से हमने इसका संबंध को कर दिया, लेकिन परिपथ अब भी अपूर्ण है। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसके पीछे वाला सिरा अधूरा था। हमने क्या किया, इसके बीच वाली प्लेट से इसके पीछे वाले सिरे को जोड़ दिया, जिससे परिपथ बनकर पूर्ण हो गया। अब देखो ये कौन से क्रम में रहेगा, ये कौन से क्रम में रहेगा, ध्यान देंगे। सेल से चलने वाली धारा इस तरह से यहाँ पर आ जाती है और 2 भागों में बढ़ जाती है, 2 भागों में बढ़ जाती है। इसके जो ऊपर और नीचे वाली प्लेटें हैं, संधारित्र के इस संयोग की जो ऊपर और नीचे वाली प्लेटें हैं, उनका सीधा संबंध धन प्लेट से है। किससे, धन प्लेट से, धन प्लेट से। इसके बीच की जो प्लेट है, बीच की प्लेट का मतलब कॉमन प्लेट आप कह सकते हो। ये प्लेट नीचे वाले संधारित्र के लिए भी कार्य करेगी और ऊपर वाले संधारित्र के लिए भी कार्य करेगी, इसलिए इसको कॉमन प्लेट आप कह सकते हैं। कोवेनिस्ट प्लेट भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये प्लेट दोनों के लिए काम कर रही है। अब इसका सीधा संबंध हमने किससे किया है, एक ऋण, जो बैटरी का ऋण वाला सिरा था उससे हमने इसका संबंध कर दिया है। ठीक है ना, जिससे परिपथ बनकर पूर्ण हो चुका है। तो 2 प्लेटों का सीधा संबंध किससे हो गया, ऋण से हो गया, और 2 का संबंध किससे हो गया, धन से हो गया। यानी ये 2 संधारित्रों का समांतर संयोग उत्पन्न हो रहा है, जिसमें अलग अलग तारों से ये संधारित्र जुड़े हैं। तो कौन से क्रम में है ये, समांतर संयोग में है। दिया गया संयोग समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है।
दिया गया संयोग, संयोग माने चित्र, जो दे रखा था इसके नाम में चित्र। दिया गया संयोग समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों के तुल्य है ना, जिसके पहले संधारित्र की धारिता मान लीजिए C1, दूसरे की C2, क्योंकि दोनों ही बराबर है, दोनों ही बराबर है, बीच की दूरी भी बराबर है, तो धारिता क्या होगी, दोनों की बराबर बराबर हो जाएगी। लेकिन समझने के लिए इनको C1 C2 मान सकते हैं। मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, C1 = C2 = C भी लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी भी बराबर है और क्षेत्रफल भी बराबर है। प्लेटों के बीच की दूरी और क्षेत्रफल बराबर होने से संधारित्रों की धारिताएं भी बराबर बराबर हो जाती हैं। अतः तुल्य धारिता, तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी, C = C1 + C2 के अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी, C = C1 की वैल्यू नहीं है तो एप्सिलॉन 0 d, प्लस ऐसे यहाँ पर एप्सिलॉन 0 d। ये तो सूत्र है, क्षेत्रफल को ना घटाया उन्होंने और ना बढ़ाया है, तो कितना हो जाएगा ये एप्सिलॉन 0 d, एप्सिलॉन 0 d, एक और एक कितना हो गया, 2, डायरेक्टली आप इसको 2 लिख दीजिए, 2 एप्सिलॉन 0 a/d। अब देखिए n के सीरीज में सारी वैल्यू दे रखी है, d क्या है, मीटर में है, और a क्या है, मीटर स्क्वायर में है, तो इसका मात्रक बनेगा फैराड। ठीक है, मात्रक अगर दे रखा है तो मात्रक सहित आप उत्तर लिखेंगे, मात्रक नहीं दे रखा है तो मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप उसको छोड़ सकते हैं। आंसर कितना आ जाएगा, C = 2 एप्सिलॉन 0 d फैराड, इसका आंसर आ जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न में। वो कहते हैं इसमें कि 3 चालक प्लेटें जिसमें प्रत्येक का क्षेत्रफल एक चित्रानुसार जुड़ी है, इस प्रकार बने 2 संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हैं अथवा समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, नेट धारिता C का मान D1 D2 व A के पदों में ज्ञात कीजिए। सेकंड में पूछते हैं प्लेटों के बीच बीच की प्लेट चलाई जा सकती है ना, D1 व D2 के मान बदलने के लिए जिससे कि नेट धारिता C बदली जा सके। C के न्यूनतम व महत्तम मान क्या होंगे। मान लो कि प्लेटों के आकार की तुलना में D1 + D2 का मान बहुत कम है, D1 + D2 यानी दोनों के बीच की जो दूरी है बहुत कम है। तो जैसा चित्र दे रखा है वैसा हम बनाएंगे। इसमें 2-3 प्लेटें हैं। मान लीजिए ये इसकी पहली प्लेट हो जाती है और ये इसकी लास्ट वाली प्लेट हो जाती है और ये इसकी कॉमन प्लेट जो बीच में दे रखी है वो हो जाती है। D1 और D2 दोनों की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी अलग अलग है। भाई ये कितनी है, मान लीजिए ये D1 है और नीचे कितनी है, D2 है। अब दूरी बिल्कुल अलग अलग है, दूरी अलग अलग होने से उनकी धारिताएं अलग अलग हो जाएंगी। इनका सीधा संबंध एक बैटरी से किया है इन्होंने। इसका सीधा संबंध एक बैटरी से किया है। कुछ इस तरह से, ये केवल समझाने के लिए मैंने चित्र बनाया है। वोल्टेज भी हमें नहीं पता धनसेरा ऊपर है या धनसेरा नीचे है, लेकिन आप देखिए ऊपर की दोनों प्लेटें हैं। ये पहला संधारित्र बन रहा है जिसकी धारिता मान लीजिए C1 है, दूसरा संधारित्र बन रहा है जिसकी धारिता मान लीजिए C2 है। तो 2 प्रकार के संधारित्र यहाँ पर बन रहे हैं। जिसके बीच वाली प्लेट कैसी है, वो कॉमन प्लेट है, उभयनिष्ठ प्लेट आप इसको कह सकते हैं। उभयनिष्ठ प्लेट यानी कॉमन प्लेट आप इसको कह सकते हैं। उभयनिष्ठ प्लेट, ये पहली प्लेट हो गई है, आप इसको X कह सकते हैं। ये इसकी दूसरी प्लेट हो गई है, आप इसको Y कह सकते हैं। और बीच की जो प्लेट है ये कॉमन प्लेट है, बीच की प्लेट है कॉमन,
उभयनिष्ठ। इन दोनों प्लेटों का संबंध, ऊपर वाली दोनों प्लेटों का संबंध सीधा किससे है? वोल्टेज से कर दिया है। और बीच की जो उभयनिष्ठ प्लेट है जो दोनों संधारित्रों के लिए कार्य कर रही है, उसका संबंध किससे कर दिया? उसका संबंध भी वोल्टेज से सीधा सीधा कर दिया जाता है। ऐसा किस में होता है? केवल समांतर क्रम में होता है। तो ये दिया गया संयोग कौन सा क्रम बन रहा है? समांतर क्रम बन रहा है। दिया गया संयोग या दिया गया चित्र या तीन चालक प्लेटें समांतर क्रम में जुड़ी हैं। ठीक है, दिया गया संयोग समांतर क्रम में जुड़े दो संधारित्रों कौन कौन से संधारित्र? C1 के C2 के तुल्य है। C1 में C2 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इनके बीच की दूरी अलग अलग है। D1 अलग है, D2 अलग है, जिससे उनकी प्लेट धारिता भी अलग अलग हो जाती है। पहले की धारिता C1, दूसरे की धारिता C2 है। अतः तुल्य धारिता भी इन्होंने पूछी है। C इक्वल टू कितना हो जाएगा? C1 प्लस C2। मान रखेंगे, मान है यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 और ये वैल्यू कितनी है हमारे पास में? ये भी इतनी है, एप्सिलॉन 0 A अपॉन D1 के स्थान पर D2। अब एलसीएम लेकर आप इसको हल करने का प्रयास करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पर? D1 D2 एलसीएम आ गया। D1 से D1 कटेगा, बचा D2, तो क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन 0 A D2 प्लस ऐसे यहाँ पर एप्सिलॉन 0 A D1। क्या कॉमन आ सकता है? ऊपर कॉमन आ सकता है एप्सिलॉन 0 A, ये कॉमन आ जाएगा। एप्सिलॉन 0 A क्या आ गया? कॉमन आ गया। अंदर बचेगा D1 प्लस D2 और नीचे क्या बचेगा? D1 D2। यह आ गई इसकी तुल्य धारिता। तुल्य धारिता को दूसरे पदों में भी आप लिख सकते हैं। तुल्य धारिता कह लीजिए, या और कौन सी धारिता दे रखी है इन्होंने यहाँ पर? नेट धारिता। आप इसको नेट धारिता भी कह सकते हैं। नेट तुल्य या नेट धारिता भी आप इसको कह सकते हैं। नो प्रॉब्लम, दोनों ही सेम है। तुल्य का मतलब है कुल धारिता और नेट का भी मतलब है कुल धारिता। ठीक है, तो इसका ये आंसर आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन में पूछते थे कि बीच की प्लेट चलाई जा सकती है, जिसके लिए D1 व D2 के मान बदलने के लिए, जिससे कि नेट धारिता बदली जा सके। C के न्यूनतम व महत्तम मान प्राप्त करने के लिए मान लो प्लेटों के आकार की तुलना में D1 प्लस D2 का मान बहुत कम है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? D1 प्लस D2 का मान हमको बदलना होगा। D1 प्लस D2 का मान बदलने के लिए हमको क्या करना होगा? अब देखिए, यहाँ से यहाँ तक का पूरी रामायण समझ पाए इस चित्र में, है ना? ये समांतर संयोग है। मैं चित्र को साफ कर देता हूँ। चित्र को क्या है, मैं साफ कर देता हूँ। आपके पास में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, वो हम उपयोग करेंगे यहाँ पर। ये सूत्र कहाँ से उत्पन्न होगा वो हम यहाँ पर बनाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप परेशान ना हो। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, है ना? ये होता है a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। वहीं पर यदि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखना हो तो
ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यदि हमको लिखना हो तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab हो जाएगा। ऊपर वाली को इक्वेशन नंबर 1 बना लेंगे, नीचे वाली को इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, आप एक काम करिए, ये जो सूत्र आ रहा है ना सी इक्वल टू एप्सिलॉन 0 ए ब्रैकेट में d1 प्लस d2 अपॉन d1 इनटू d2, इसको समीकरण नंबर 1 बना, इसकी हमको आवश्यकता पड़ेगी। समीकरण नंबर 1 बन गई है तो ये क्या बन जाएगी, 2 बन जाएगी, ये बन जाएगी समीकरण नंबर 3, है ना। समीकरण 2 और 3 को क्या करेंगे, घटा देंगे, 2 में से 3 को घटा देंगे। घटाने पर क्या होंगे, नीचे वाली समीकरण के चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे। ये माइनस का है तो प्लस, ये माइनस तो क्या हुआ, ये कट गया, और फिर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। क्या बना यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना, माइनस ऐसे यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बना है, और क्या बना यहाँ पर, ये तो पूरा कट गया, बराबर 2 को कितना हो गया, 4 ए बी, 2 तो 4 ए बी के हो चुका है। ठीक है, ये सूत्र d1 प्लस d2 के पदों में कैसे टूटेगा, ए के स्थान पर d1 मानिए, बी के स्थान पर d2 मानिए, तब जाके ये सूत्र आपका d1 प्लस d2 में टूट जाएगा। समझ में आ रहा होगा। अब क्या करेंगे आप, a प्लस बी का होल स्क्वायर इधर ही रहेगा, ये घर वाला पर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप इसको याद करके ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला माइनस में रहता है, किसमें हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab हो जाएगा, 4ab हो जाएगा। अब परिवर्तन करो सूत्रों का, माना a इक्वल टू क्या है, d1 है, तथा b इक्वल टू क्या है, d2 है। हमेशा क्यों कर रहे हैं, हमेशा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि d1 प्लस d2 के स्थान पर हमको एक दूसरी राशि प्रयोग करनी है। यहाँ इस d1 प्लस d2 के स्थान पर हमको ये माइनस प्लस वाली गुणाकार वाली जो बहुत लंबा पद है वो भी हमको यहाँ प्रयोग करना है, जिससे कि प्रश्न की शर्तें पूरी की जा सके। ठीक है, तो ए के स्थान पर क्या प्रयोग कर रहे हैं, d1 प्रयोग कर रहे हैं, और बी के स्थान पर d2 प्रयोग कर रहे हैं। कहाँ, यहाँ समीकरण नंबर 4 में। ठीक है, लिखेंगे समीकरण 4 से क्या हो जाएगा, d1 प्लस d2 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ d1 प्लस d2 का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा, 4ab, यानी 4d1 d2 ये हो जाएगा, 4d1 d2, ये d2 है भैया, ब्लैक बोर्ड खराब है तो आप इसको सही समझो, मैं बोल रहा हूँ हाथों हाथ। तो आप अगर ये स्क्वायर यहाँ से हटाएंगे तो इस पूरे पर क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा, d1 प्लस d2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये d1 माइनस d2 का होल स्क्वायर प्लस 4d1 d2 पूरे का क्या लग जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, एक पर जो समीकरण एक बन रही थी उसमें d1 प्लस d2 के स्थान पर ये पूरी लाइन आप प्रयोग करेंगे, तो इसकी सहायता से हम प्रश्न की शर्तें यहाँ पूरी कर सकते हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। ठीक है, आप प्रयोग करेंगे, लिखेंगे d1 प्लस d2 का मान, d1 प्लस d2 का यह मान कहाँ प्रयोग करेंगे, समीकरण 1 में। समीकरण 1 में प्रयोग करने पर, समीकरण 1 में हमें ये साफ करना पड़ेगा जगह बनाने के लिए। समीकरण 1 में यदि आप इस वैल्यू को प्रयोग करेंगे तो क्या उत्पन्न होगा, जरा देखते हैं। c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a
एप्सिलॉन 0 ए। अब अंडर रूट में ये वाला मान आ जाता है क्योंकि d1 प्लस d2 के स्थान पर हम ये राशि प्रयोग करेंगे यहाँ, तो क्या हो जाएगा d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 का क्या है होल स्क्वायर प्लस 4d1 d2 और d1 d2, और ये किस में है अंडर रूट में है। पूरे के बेटे क्या चल रहा है d1 d2 चल रहा है। पूरे के बेटे d1 d2 ये चल रहा है ना। तो दूसरी स्थिति में जो इसका सेकंड विकल्प है उसके अनुसार आंसर ये आ जाता है। पहला जो विकल्प था उसके अनुसार इसका आंसर कितना आ जाता है एप्सिलॉन 0 ए ब्रैकेट में d1 प्लस d2 अपॉन d1 d2, ये पहले विकल्प के अनुसार इसका आंसर आ जाता है। ठीक है ना, तो आप इसको अब साफ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, अब प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न में दे रखा है इन्होंने बीच की प्लेट चलाई जा सकती है। क्यों चलाई जा सकती है? क्योंकि d1 व d2 के मान बदलने के लिए, जिससे कि नेट धारिता बदली जा सके। C के न्यूनतम व महत्तम मान क्या है? C के न्यूनतम व महत्तम मान इस समीकरण से हम हल करने का प्रयास करेंगे जैसा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो d1 व d2 बदले जा सके जिससे कि नेट धारिता बदली जा सके। C के न्यूनतम व महत्तम मान क्या है? यह मान लो कि प्लेटों के आकार की तुलना में d1 प्लस d2 का मान बहुत कम है, तो उसके अनुसार यदि हम चलते हैं तो C न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए? धारिता, नेट धारिता, ये क्या है? नेट धारिता है। नेट धारिता के न्यूनतम होने के लिए क्या होना चाहिए? नेट धारिता के न्यूनतम होने के लिए d1 माइनस d2 जो दे रखा है ना, ये d1 माइनस d2 इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। d1 माइनस d2 इक्वल टू कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। अब d1 माइनस d2 इक्वल टू 0 होगा, इन दोनों डिस्टेंस का अंतर अगर 0 होगा तो उस कंडीशन में प्लेटों की जो बीच की प्लेट है ना, दोनों प्लेट जो कॉमन प्लेट थी वो बिल्कुल बीचों बीच में लगी रहेगी। इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई भी अंतर नहीं रहेगा, बीच की दूरी का कोई भी अंतर नहीं रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि बीच की जो प्लेट है आगे पीछे नहीं खिसका सकते हैं। आगे पीछे तो खिसका सकते हैं परंतु ऊपर नीचे नहीं खिसका सकते, क्योंकि ऊपर नीचे अगर आप खिसकाओगे तो d1 और d2 का मान परिवर्तित हो जाएगा, और d1 व d2 का मान परिवर्तित होने से इनका अंतर यानी d1 और d2 का जो अंतर है वो 0 नहीं रहेगा, और जब 0 नहीं रहेगा तो c का मान न्यूनतम नहीं रह सकता। तो c का न्यूनतम मान प्राप्त करने के लिए दोनों डिस्टेंस का अंतर कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो उस कंडीशन में क्या होगा? d1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? d2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस का पद इधर लगे जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। और d1 इक्वल टू d2, दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होने चाहिए। माना यह डिस्टेंस कितनी हो जाती है? d हो जाती है। तो d ये क्या है? हमने माना है। अब अगली जो समीकरण थी इसको बना लीजिए। ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर अगर प्रयोग करेंगे तो देखते हैं क्या वैल्यू प्रयोग होती है। d1 और d2 दोनों जगह पर हम क्या प्रयोग करेंगे? d प्रयोग करेंगे। d1 और d2 दोनों ही स्थानों पर हम d प्रयोग करेंगे, और इस सूत्र का प्रयोग करके देखते हैं कि क्या क्या राशियां हमको प्राप्त होने वाली है। तो धारिता क्या हो जाएगी? c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a अंडर रूट में क्या बनेगा?
अंडर रूट में d1 माइनस d2, d1 माइनस d2 के स्थान पर तो क्या प्रयोग किया आपने, जीरो प्रयोग कर लिया। क्या प्रयोग कर लिया, जीरो, जिससे ये पूरा पद कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। पूरा पद कितना हो गया, जीरो, जीरो को छोड़िए, ये पूरा पद कितना हो गया, जीरो, इसको छोड़ो, बात खत्म करो इसकी। 4d1 d2 बचा, तो ये क्या है, 4d1 के स्थान पर भी d और d2 के स्थान पर भी d अपॉन ये क्या है, d1 d2, इनके स्थान पर भी d इंटू डी हो जाएगा, d इंटू डी हो जाएगा। अब इसका वर्गमूल हम याद करेंगे, वर्गमूल कितना हो जाएगा, c इक्वल टू एप्सिलॉन 0 a, एप्सिलॉन 0 a, 4 में से वर्गमूल निकालेंगे तो 2 मान निकलेगा, 2 मान लीजिए यहाँ पर आ गया, एक d यहाँ से बाहर निकलेगा, अपॉन ये कितना है, d इंटू डी है, चलो d इंटू डी रहने दीजिए, एक d से एक d आपका चला जाएगा, एक d से एक d आपका चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि c इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d, ये राशि आपको प्राप्त हुई है, ये राशि आपको प्राप्त हुई है। अर्थात जो ऊपर वाली प्लेट है और नीचे वाली प्लेट है, ऊपर वाली प्लेट और नीचे वाली प्लेटों के बीच की दूरी d होनी चाहिए। d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d यदि आप प्रयोग करते हैं तो ये d कहाँ से उत्पन्न हुआ है, ये d उत्पन्न हुआ है d इक्वल टू d1 प्लस d2 के अकॉर्डिंग। भाई दो संधारित्री तो बन रहे थे, ऊपर वाला और नीचे वाला, उनकी जो बीच वाली प्लेट थी उनकी डिस्टेंस d1 और d2 थी, इसका योगफल कितना था, कुल d था, कुल d। तो ये d का मान आप यहाँ भी प्रयोग कर सकते हैं, करेंगे तो आपको ये क्या प्राप्त होगा, c इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d1 प्लस d2, d1 प्लस d2। अगर आप d1 और d2 के पदों में ही इस वैल्यू को रखेंगे तो वो सूत्र आपको प्राप्त होगा, नेट धारिता इतनी प्राप्त होगी, और ये कितनी है, महत्तम धारिता है, कितनी है, महत्तम या न्यूनतम, सॉरी न्यूनतम, कम, न्यूनतम धारिता, नेट धारिता के न्यूनतम होने के, तो न्यूनतम होने के लिए क्या हो जाएगा सूत्र, c इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d1 प्लस d2 हो जाएगा। इनका अंतर नहीं चाहिए, इनका योगफल चाहिए, और इनका योगफल किसके बराबर हो रहा था, बीच की दूरी d के बराबर ये हो रहा था, ऊपर और नीचे दोनों दूरियों का योगफल, दोनों ही दूरियों का योगफल d इक्वल टू d1 प्लस d2। अब जब हम ऐसा करेंगे, इसे दोबारा देख लीजिए, यहाँ से d1 प्लस d2, थोड़ा आगे पहुंचते हैं, काफी लॉन्ग क्वेश्चन है कि बस समाप्ति की ओर है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब c इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन c इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d प्राप्त होगा है। d क्या है, बीच की दूरी है, d क्या है, बीच की दूरी है, प्लेटों के बीच की दूरी, अर्थात d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d आपने ये माना था, जिससे आपको ये प्राप्त हुआ है, जिससे आपको ये सूत्र प्राप्त हुआ है। अब क्या करेंगे, ये जो d है एक खाने के बीच की दूरी है, एक खाना मतलब ये ऊपर की प्लेट हो गई है x, ये नीचे की प्लेट हो गई है y, और ये इसकी कॉमन प्लेट हो गई है, जो d है ना, तो ये बीच की दूरी d ये है। अगर आप चित्र के अकॉर्डिंग देखेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसमें, तो नो प्रॉब्लम, अब आप यहाँ से इसको देखने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। अब जरा ध्यान से देखेंगे, बीच की जो दूरी है ना d और d, पहले कितना था, d1 और d2 था, d1 और d2
ऊपर वाले की दूरी d1, नीचे वाले की दूरी d2 थी। हमने इन दूरियों को बराबर कर लिया। बराबर करने से हमको क्या प्राप्त हुआ, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d प्राप्त हुआ। अगर आप x और y प्लेटों के बीच की दूरी याद करेंगे, अर्थात आप d प्लस d करेंगे तो कितना होगा, 2d प्राप्त होगा। d प्लस d इक्वल टू 2d, यानी बीच की दूरी 2d आपको ये प्राप्त होगी। बीच की दूरी 2d प्राप्त करने के लिए इसमें क्या करना पड़ेगा हमको, इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, 2 से ऊपर नीचे गुणा करनी पड़ेगी। तो 2 से यदि हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, या करके आप लिखिए 2 दूनी 4 एप्सिलॉन 0 a अपॉन ये हो जाएगा 2d। ये कितना हो जाएगा 2d। 2d का मतलब है x और y जो ऊपर की प्लेट है सबसे और सबसे नीचे वाली प्लेट है उनके बीच की डिस्टेंस, और वो कितनी है, d प्लस d है। कितनी है, d प्लस d। तो 2d के स्थान पर, 2d के स्थान पर आप क्या प्रयोग कर सकते हैं, d प्लस d प्रयोग कर सकते हैं। 2d इक्वल टू, ये तभी तो प्राप्त हुआ है आपको, 2d इक्वल टू d प्लस d, 2d इक्वल टू d प्लस d। ये राशि आपको तभी प्राप्त हुई है। ऊपर और नीचे वाले प्लेटों के बीच की दूरियों का योगफल किसके बराबर है, 2d के बराबर है। और ये मात्रक कितना हो जाता है, फैराड में हो जाता है। मात्रक दे रखा है तो मात्रक लिखेंगे, और मात्रक नहीं दे रखा है तो मात्रक नहीं लिखेंगे। तो ये न्यूनतम राशि प्राप्त करने के लिए या न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए ये सूत्र आपका उत्पन्न होता है, ठीक है, मात्रक नहीं है। तो न्यूनतम होने के लिए सूत्र कितना होना चाहिए, 4 एप्सिलॉन 0 a अपॉन d प्लस d, आपका ये सूत्र होना चाहिए, ठीक। अब वो कहते हैं अधिकतम होने के लिए नेट धारिता अधिकतम होने के लिए अधिकतम होने के लिए क्या होना चाहिए, सूत्र है हमारे पास C इक्वल टू, अगर प्लेटों के बीच की दूरी को हम कम कर देंगे तो धारिता बढ़ जाएगी। क्षेत्रफल तो घटा बढ़ा नहीं सकते, लेकिन हम बीच की दूरी को घटा बढ़ा लेंगे तो उनकी धारिता खुद ही ऑटोमेटिकली घटनी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो बीच की दूरी को हम जितना कम करेंगे उतनी ही उसकी धारिता बढ़ जाएगी। सेम वैसे यहाँ पर ऊपर तो 2 डिस्टेंस दे रखी है, d और d। अगर d और d दोनों की वैल्यू 0 हो जाए, d और d दोनों की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या होगा भाई, d और d दोनों की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। इसी में प्रयोग कर लो, इसे प्रयोग करेंगे धारिता क्या हो जाएगी, मान लीजिए C डैश हो जाती है, धारिता C डैश हो जाती है तो 4 एप्सिलॉन 0 a अपॉन 0 प्लस 0 करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, और 0 से किसी को भी अगर आप भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, वो इन्फिनेटिव अनंत हो जाएगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ कि न्यूनतम धारिता प्राप्त करने के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, d1 इक्वल टू d2 इक्वल टू d होनी चाहिए, ठीक है। तब आप उस संधारित्र की तुल्य धारिता को न्यूनतम कर पाएंगे, ठीक, अन्यथा नहीं कर सकते। और अधिकतम करने के लिए, अधिकतम का मतलब है अनंत करने के लिए, d1 इक्वल टू 0 और d2 इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो कैसे हो जाएगी, धारिता अनंत हो जाती है। यहाँ पर आने के पश्चात ये आपका क्वेश्चंस बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी के क्वेश्चंस आपके अगले वीडियो में